मेरी शादी मेरी बहन के 38 साल के जेठ से हो गई, जिसकी पहली बीवी मर चुकी थी। मैं 17 साल की थी। मेरे ब्रीज बहुत छोटे छोटे थे। शादी की पहली रात शौहर मेरे करीब होने लगा और इसका हाथ मेरे जिस्म पर लगा तो वो गुस्से से भींचे हुआ कहने लगा, तुम तो मर्दों जैसी हो, तुम्हारे पास औरतों वाली खूबसूरती ही नहीं है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। फिर एक दिन मैं डॉक्टर के पास चली गई। फिर इस डॉक्टर ने मेरे सीने को, मेरा नाम हानिया है, रंगत तो मेरी बिल्कुल साफ सुथरी और गोरी चिट्टी थी। नैन नक्श भी अल्लाह की अता से खासे खूबसूरत थे, मगर जिस्मानी तौर पर मैं बहुत दुबली पतली थी। इसलिए अक्सर लोग कहते कि मेरी खूबसूरती कुछ और निखर जाती अगर मैं जरा सेहतमंद होती। बचपन से ही मुझे लड़कों जैसे खेलों में बड़ा शौक रहा। गली मोहल्ले में अक्सर मुझे लड़कों के साथ दौड़ते भागते खेलते और हंसते मुस्कुराते देखा जाता। मैं घर में सबसे छोटी थी, इसलिए माँ बाप का प्यार और लाड़ मेरे हिस्से में सबसे ज्यादा आया। मेरी 3 बड़ी बहनें थी जो सब अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ और शादीशुदा थी। इस वजह से मेरा ज्यादा वक्त अकेले गुजरने के बजाय मोहल्ले के लड़कों के साथ ही खेलकूद में गुजरता। मेरा अंदाज जिंदगी भी कुछ इन्हीं जैसा था। मैं अक्सर शर्ट और जीन्स पहन लेती, सर पर कैप लगाकर घरों के बीच क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल खेलने निकल जाती। ये खेल मेरे दिल के बहुत करीब थे। कभी कभार मैं सोचती थी कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मैं खेलों की दुनिया में इतनी डूब गई हूँ कि मुझे खबर ही ना हुई और मैं 17 बरस की दहलीज भी पार कर गई। जब मेरी उम्र 17 साल की हुई तो अम्मी ने सख्ती शुरू कर दी। एक दिन वो बड़े गुस्से से कहने लगे, आखिर तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी हो गई हो और अब भी मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती फिरती हो। अपने आप को आईने में कभी देखा है? नंगे पांव खेल खेल कर तुम्हारे पैर कितने सख्त और बड़े हो गए हैं। मुझे तो लगता है अब तुम्हारे लिए चप्पल भी मुश्किल से मिलेगी, मर्दों वाली लाकर देनी पड़ेगी। अम्मी की बातें सुनकर मैं कभी हंसी में टाल देती, कभी खामोश हो जाती। मेरी लापरवाही मशहूर थी। अम्मी की डांट मेरे कानों से गुजर जाती, मगर दिल तो मेरा बाहर खेलने वाले क्रिकेट मैच की तरफ ही लगा रहता। मैंने मिन्नतें भी की कि मुझे बस आखिरी बार खेलने दिया जाए, मगर वो बिल्कुल ना मानी। यूं मेरे बाहर जाने पर पाबंदी लग गई। अब मैं दिन भर छत पर जाकर पतंग उड़ाने लगती या बराबर वाले अयाज की छत पर चली जाती। अयाज मेरा बचपन का दोस्त था। इससे जाकर मैं माँ की शिकायतें करती कि उन्होंने मुझे घर का कैदी बना डाला है। वो मेरी बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देता और बड़े सुकून से कहता, हानिया अब तुम बड़ी हो गई हो, लड़कियों का यही मुकाम होता है, अब घर पर रहा करो। अयाज उल्टा मुझे ही समझाने लगता। अक्सर ऐसा होता कि मैं जिद करके इसकी शर्ट ही पहन लेती और मजे से सारे दिन छत पर घूमती फिरती। बेशक मेरा बचपन लड़कों के साथ खेलते खेलते गुजरा था, इसलिए मेरा चलना फिरना और बात करने का अंदाज भी कुछ इन्हीं जैसा हो गया था। मोहल्ले के लड़कों ने कभी भी मेरे साथ कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिससे मुझे तकलीफ या शर्मिंदगी हो। इसकी ये एक बड़ी वजह शायद अयाज था। वो हमेशा मेरे साथ एक मुहाफिज की तरह रहता था। जब भी कोई बात या सूरत हाल मेरे लिए मुश्किल हो जाती, अयाज आगे बढ़कर मेरा सहारा बन जाता। माँ भी इस पर खास भरोसा करते थे, क्योंकि हमारे घर में कोई भाई नहीं था। अयाज अक्सर घर के छोटे मोटे काम भी कर देता ताकि अम्मी की सहूलत रहे। मेरे अब्बू परदेश में रहते थे और साल भर बाद ही घर आया करते थे। इन्हीं दिनों जब मैंने यफे मुकम्मिल की तो अचानक एक बड़ी खबर मेरे सामने आ गई। मेरी बहन की सास ने मुल्तान से अपने बड़े बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया था। उस वक्त मेरी उम्र महज 17 साल थी। जब यह बात मुझे पता चली तो मेरा दिल दहल सा गया। मैं फौरन अम्मी के पास गई और साफ कह दिया, अम्मी, मैं आपको छोड़कर दूसरे शहर नहीं जाऊंगी, और फिर वो तो आप ही के जेठ हैं। मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। मुझे इनसे शादी नहीं करनी। प्लीज मुझे अपने पास ही रख लें। मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। मेरी ये बात सुनकर अम्मी सख्ती से बोली, बेटा, तुम्हारी ये लड़कों जैसी हरकतें हमें अब और बर्दाश्त नहीं होती। मैं तुम्हें अपने पास रखकर मजीद जलील नहीं हो सकती। तुम इतनी बड़ी हो गई और अब तक एक कप चाय बनाना नहीं सीखा। वहाँ तुम्हारी बड़ी बहन है, वो तुम्हारे सब ऐब ढांप लेगी।
और तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारी बहन की सास कितनी अच्छी औरत है। वो तुम दोनों बहनों को बेटियों की तरह चाहेगी। अम्मी की बातें मेरे दिल को और भारी कर देती थी। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, अम्मी, पर अहद जी तो मुझसे बहुत बड़े लगते हैं। मैं कैसे इनके साथ जिंदगी गुजार सकूंगी? मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। अम्मी ने फौरन मेरे शुकूक को नजरअंदाज करते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, वो ज्यादा बड़े नहीं हैं, सिर्फ दिखने में बड़े लगते हैं। हकीकत में वो तुम्हारे लिए बेहतरीन है। अम्मी की जिद और दिलासों ने आखिरकार मुझे बहका दिया। मैंने बेदिली और आंखों में नमी लिए माँ की बात मान ली और शादी के लिए हाँ कर दी। अंदर ही अंदर दिल डूबा जा रहा था, मगर अम्मी की बातों के सामने मेरे पास कोई और रास्ता न था। मेरे बहनोई और इनके भाई अहद की शादी एक ही दिन हुई थी। सब कुछ खुशियों और हंसी मजाक में चल रहा था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। मेरी आपी की जेठानी किसी काम से मार्केट गई हुई थी कि अचानक एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसा इतना शदीद था कि इनका सर बुरी तरह फट गया और वो मौके पर ही दम तोड़ गई। इस सदमे ने पूरे खानदान को हिलाकर रख दिया। अगरचे दिल के किसी कोने में मुझे ये रिश्ता कबूल न था, लेकिन हालात ऐसे बने कि सब कुछ तेजी से तय पा गया। आंटी, जो कि मेरी माँ की बचपन की सहेली थी, उन्होंने अमजद के रिश्ते के लिए बात की। माँ के लिए इनकार करना मुमकिन ही ना था। यूं ये रिश्ता मेरी मर्जी जाने बगैर ही तय हो गया। सच कहूँ तो मेरा ज़हन अभी तक बचपन की दुनिया में उलझा हुआ था। मेरा ध्यान शादी की तैयारियों या रिवाजों पर नहीं, बल्कि खेल कूद में ही रहता। शादी से 3 दिन पहले तक मैं मौका मिलते ही छुपकर बाहर निकल जाती। अम्मी सख्ती से डांटती और कभी कमरे में बंद कर देती। अक्सर कहती, ये लड़की तो चैन से बैठ ही नहीं सकती। अरे दुल्हन ऐसे भाग दौड़ करेगी तो इसके ऊपर रौनक और रंग रूप कहाँ से चढ़ेगा। वो 3 दिन मेरे लिए किसी खैर से कम न थे। बाहर बच्चे पतंग उड़ाते और मैं छत की तरफ दौड़ने को बेताब हो जाती। कश्ती कटने की आवाज सुनती तो दिल करता मैं भी भागकर वो पतंग लपक लूं, लेकिन अम्मी की सख्ती की बास बस खिड़की से आसमान देखकर दिल बहलाती रहती। आखिरकार मेरी शादी का दिन भी आ ही गया। दिन के वक्त ही बारात आ पहुंची। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि मुझे अपने आप पर यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई में दुल्हन बन चुकी हूँ। दोपहर में शादी की रस्मात अदा हुई और रात की ट्रेन से ही हमारा वापसी का सफर शुरू हो गया। मेरे बहनोई और आपी अलग डिब्बे में बैठे थे, जबकि मैं और अमजद एक साथ थे। मैं दुल्हन बनी घूंघट डाले बैठी थी, लेकिन दिल के अंदर अजीब सा खला और बेजारी थी। ट्रेन की पटरियों की खटखट सुनाई देती और बाहर का अंधेरा देखकर मेरा दिल और घबरा जाता। अहद बार बार बड़ी तवज्जो और गौर से मेरी तरफ देख रहे थे। इनकी नजरें मुझ पर जमी थी, जैसे वो पहली बार मुझे देख रहे हों। मैं खुद को छुपा लेने की कोशिश करती, लेकिन घूंघट के पीछे भी इनकी निगाहों की शिद्दत महसूस कर सकती थी। असल बात यह थी कि मैं अपनी बहन के घर में ज्यादा आना जाना नहीं करती थी। शायद इसीलिए अमजद को भी मेरे बारे में ज्यादा इल्म न था। हाँ, कभी कभार मेरी बहन की सास, जो कि मेरी माँ की पुरानी दोस्त भी थी, वो हफ्ता 10 दिन के लिए हमारे यहाँ आ जाती। इनकी मौजूदगी में घर का माहौल खुशगवार हो जाता, लेकिन इस सब के बावजूद मेरा और अमजद का सामना कभी ज्यादा ना हुआ था। इसलिए आज का ये सफर हम दोनों के लिए अजनबी सा लग रहा था। मुझे ना तो अपनी बहनों के साथ ज्यादा लगाव था और ना ही अम्मी की बचपन की सहेली यानी आंटी से कोई खास कुर्बत थी। इसलिए ना मुझे इनके रवैये का ज्यादा पता था और ना ही अपने शौहर अहद जी की फितरत के बारे में कुछ जानती थी। अगरचे मेरा सारा बचपन मोहल्ले के लड़कों के साथ खेल कूद में गुजरा था, मगर अहद जी की नजरें बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। वो जिस अंदाज से मुझे घूर रहे थे, इसमें एक अजीब सी शिद्दत और अजनबियत थी। इनके इन निगाहों में ऐसी कैफियत थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। बचपन के लड़के तो बस खेल के साथी थे। इनकी मासूमियत भरी हंसी और दोस्ती भरी रवैये में कभी ऐसी उलझन या बोझलपन नहीं था जो आज मैं महसूस कर रही थी। ट्रेन में वो मेरे बिल्कुल करीब बैठे थे और ये खुरबत मेरे लिए मजीद गैर आरामदा थी। एक तो ये मेरी जिंदगी का पहला ट्रेन का सफर था, ऊपर से मैं दुल्हन बनी इस भारी भरकम जोड़े में बैठी थी। यह सब मेरे लिए बिल्कुल नया और नागवार सा तजुर्बा था। मैंने तो जिंदगी भर ज्यादातर शर्ट, जीन्स या फिर ढीली ढाली टी शर्ट ही पहनी थी।
मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि दुल्हन के भारी लहंगे में बैठना किस कदर दुश्वार होता है। हर लम्हा मुझे अपनी सांसें रुकी रुकी सी लगती, जैसे ये लिबास मुझे कैद कर रहा हो। बड़ी मुश्किल से मैंने ये 16-17 घंटों का तवील सफर गुजारा। रात को जब जरा सुकून मिला तो सबसे पहले मैंने अपने भारी जेवरात उतार दिए। कंधों और कानों पर जैसे बोझ सा उतर गया। नींद मेरी हमेशा से कमजोरी थी। जब नींद आती तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं जाग नहीं सकती थी। ट्रेन में नींद पूरी न होने की वजह से मेरा जिस्म टूट रहा था। जब हम मुल्तान पहुंचे तो मेरी सास ने मेरी बहन से कहा, जरा इसका सारा हुलिया दुरुस्त करो, इसे कमरे में ले जाओ, मेकअप करके दुल्हन जैसा संवारो और फिर पलंग पर बिठा दो। आप ही ने फौरन मेरा लहंगा और घूंघट सीधा किया और मुझे कमरे के पलंग पर बिठा दिया। फिर प्यार से मेरे करीब आकर कहने लगी, हानिया घबराओ मत, तुम आराम से बैठो, मैं जा रही हूँ। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, ठीक है आप ही आप जाएं। असल में मेरा जिस्म थकन से चूर था। आंखों में नींद का बोझ ऐसा था कि मैं चाहकर भी जाग न सकती थी। कमरे में दिल की धड़कन तेज हो रही थी, मगर आंखों का बोझ सब पर हावी हो गया। मैंने शौहर के आने का इंतजार करने के बजाय पलकें झुका ली और नींद ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। तकिए पर सर रखते ही मैं गहरी नींद में डूब गई थी। सफर की थकन और भारी लिबास ने मुझे इतना निढाल कर दिया था कि मुझे अपने होश तक न रहा। अचानक आधी रात के वक्त मेरी आंख खुली। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी और मैंने देखा कि अहद बेड पर नहीं बल्कि सोफे पर तकिया रखकर सो रहा था। यह मंजर देखकर मेरे दिल में अजीब सी शर्मिंदगी उतर आई। दिल ही दिल में सोचा कि मुझे इसका इंतजार करना चाहिए था, लेकिन नींद ने मुझे मौका ही नहीं दिया। मैंने घड़ी पर नजर डाली तो रात के 2 बज रहे थे। पेट में भूख शिद्दत से मचल रही थी। मेरी बहन ने दिन में नाश्ता कराया था और इसके बाद सीधा मुझे दुल्हन के कमरे में बिठा दिया था। भूख के मारे मेरा दिल चाहा कि बाहर निकलकर कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लूं। मैंने जैसे ही बेड के नीचे पांव रखा, अचानक किसी चीज से मेरा पैर टकरा गया। मैं गिरते गिरते बची, लेकिन मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। फौरन संभल तो गई, मगर आवाज इतनी थी कि अहद की आंख खुल गई। वो मुझे जागता देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उठा और अपने तकिए को बेड पर रखकर मेरे पास आ बैठा। मेरे लिए वो लम्हा बहुत अजीब सा था। अगरचे इनका हमारे घर आना जाना था, मगर कभी इनसे मेरी ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। यूं तन्हाई में वो मुझे बिल्कुल अनजान लग रहे थे। अहद ने मुस्कुराते हुए कहा, तो नींद पूरी हो गई? कितना जगाया मैंने तुम्हें, लेकिन तुम तो जागने का नाम ही नहीं ले रही थी। यूं लग रहा था जैसे घोड़े बेचकर सो गई हो। मैंने शर्मिंदगी से नजरें झुकाकर कहा, सॉरी, शायद सफर की वजह से बहुत थक गई थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। वो हल्का सा खैखा लगाकर कहने लगा, हमने तुम्हें कई बार जगाने की कोशिश की थी, मगर तुमने नींद में ही साफ कह दिया था कि मुझे सोने दो। ये कहते हुए इसने एक लंबा सांस लिया और फिर मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा। इसकी आंखों में एक अनजानी गहराई और खामोश सवाल छुपे हुए थे, जिन्हें मैं समझने से कासिर थी। इस लम्हे मेरा दिल और ज्यादा घबरा उठा। मुझे याद ही नहीं कि मैंने नींद में ऐसा कुछ कहा था, मगर ऐसा मुमकिन जरूर था, क्योंकि अक्सर जब अम्मी मुझे गहरी नींद से जगाती तो मैं इनसे भी यही कह दिया करती थी कि मुझे सोने दो। इस लम्हे मुझे काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं अभी ये सोच ही रही थी कि अहद से किस तरह कहूँ कि मुझे बहुत भूख लग रही है कि अचानक इसने मेरा हाथ थाम लिया। इसका लम्स मेरे लिए बिल्कुल नया और अनोखा सा था। वो नरमी से बोला, बेशक मेरा तुम्हारे घर आना जाना रहा है, लेकिन आज लग रहा है जैसे मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। जब अम्मी ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा था तो मैंने फैसला इन पर छोड़ दिया था, लेकिन दिल ही दिल में सोचता रहा कि पता नहीं तुम कैसी होगी। मगर अब देख रहा हूँ तो खुश हूँ कि मेरी माँ ने मेरे लिए इतनी खूबसूरत लड़की चुनी है। यह कहते हुए इसने साइड टेबल की दराज से एक नाजुक सी चेन निकाली और बड़ी नरमी से मेरे गले में पहना दी। मेरे लिए ये सब बिल्कुल नया और ख्वाब जैसा था। वो कुछ देर तक मेरे सरापे की तारीफ करता रहा। इसकी बातें, इसका लहजा और मेरे चेहरे को छूने का अंदाज, सब कुछ मुझे अजीब सा दिलफरेब लग रहा था।
मैंने सोचा कि वाकई आज से पहले तो मेरी जिंदगी में सब लड़के मुझे अपने जैसा समझते थे। मोहल्ले में मैं इनके साथ खेला करती थी, क्रिकेट, बैडमिंटन या फुटबॉल खेलते हुए। कभी किसी ने मुझे लड़की होने के नाते अलग निगाह से नहीं देखा। लेकिन आज अहद के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर दिल में एक नया सा एहसास जागा। अभी मैं इस सब को समझ ही रही थी कि अचानक अहद की नजरें मेरे हाथों पर पड़ी और वो एकदम खामोश सा हो गया। मेरे हाथ अपने हाथों में लेकर गौर से देखते हुए कहने लगा, तुम्हारे हाथ इतने बड़े और मोटे क्यों हैं? ये लड़कियों के नाजुक हाथों जैसे क्यों नहीं लगते? मुझे तो लड़कियों में जरा सी भी मर्दाना झलक अच्छी नहीं लगती। ये कहकर इसने मेरे हाथ छोड़ दिए। इस लम्हे मेरे दिल पर एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। मैंने नजरें झुकाकर अपने हाथ देखे। वाकई मेरे हाथ सख्त और बड़े से थे। शायद इसकी वजह यह थी कि मुझे कभी नाखून बढ़ाने का शौक नहीं रहा, ना ही कभी मेहंदी या चूड़ियां पहनी थी। बचपन से मैं खेल कूद में उलझी रही, इसलिए मेरे हाथ लड़कों की तरह सख्त हो गए थे। मुझे ना ही कभी अपने हाथों की देखभाल करने की परवाह रही थी और ना ही क्रीम्स या तेल लगाने की आदत थी, इसलिए मेरे हाथ सख्त और रूखे हो गए थे। खेल कूद में ज्यादा वक्त गुजारने की वजह से वो लड़कों जैसे बड़े बड़े और मोटे दिखते थे। अहद ने मुझे गौर से देखा और फिर खामोशी से बेड से उठकर अलमारी की तरफ चला गया। अलमारी के खोलते ही इसने एक सुर्ख रंग का ड्रेस निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, यह पहन कर आओ। मैं तो पहले ही इस भारी भरकम दुल्हन के जोड़े से तंग आ चुकी थी। दिल ही दिल में शुक्र किया कि चलो अब कुछ हल्का पहनने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैं ड्रेस लेकर वॉशरूम में गई और खोलकर देखा तो मेरे कदम जैसे रुक गए। वो एक निहायत बारीक सा नाइटी नुमा लिबास था। मेरी सांसें रुक सी गई। दिल में अजीब सा खौफ और झिझक उतर आई, मगर हालात के सामने हार कर मैंने शर्माते हुए वो पहना। लिबास मेरे जिस्म पर बिल्कुल नया और नाजुक सा महसूस हो रहा था। आईने में खुद को देखकर मैं बेहद नर्वस हो गई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हुई। सामने ही अहद हाथ में परफ्यूम की बोतल लिए खड़ा था और खुद पर स्प्रे कर रहा था। जैसे ही इसकी नजर मुझ पर पड़ी वो मुस्कुरा दिया। इसकी मुस्कुराहट में अजीब सी खुशी और चाहत झलक रही थी। वो मेरे करीब आया और परफ्यूम का स्प्रे मेरे इर्द गिर्द किया। इस लम्हे मुझे अपनी सांसों में एक मीठी खुशबू के साथ एक अजीब सा लर्जा महसूस हुआ। वो धीरे से बोला, मुझे इस खुशबू से खास लगाव है, ये हमेशा मुझे बहुत पसंद रही है। यह कहकर इसने मुझे अपने करीब कर लिया और बेड पर ले आया। इसके लम्स में नरमी भी थी और शिद्दत भी। वो मुझसे प्यार भरी बातें करने लगा और इसकी नजरें बार बार मेरे वजूद पर फिरने लगी। मैं अपने अंदर एक ऐसी शर्म और झिझक महसूस कर रही थी जैसे कभी पहले नहीं हुई थी। यह सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल नया तजुर्बा था। कुछ ही लम्हों बाद इसने मुझे अपने आगोश में समेट लिया। इसके हाथ मेरे जिस्म के हर हिस्से को छू रहे थे, जैसे वो मुझे पहली बार जानने की कोशिश कर रहा हो। मगर जब इसके हाथ मेरे सीने पर पहुंचे तो वो अचानक रुक गए। इसके चेहरे पर वही पुरानी झंझलाहट सी उभर आई। चंद लम्हों तक वो चुप सा रहा और फिर एकदम मुझसे पीछे हट गया। इसके चेहरे के रंग एकदम बदल गए थे, जैसे कुछ इसके दिल को भा ना रहा हो। मैं हैरान और परेशान सी इसकी तरफ देखती रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हुआ। फिर वो अचानक कमरे से बाहर निकल गया। मैं बेड पर बैठी देर तक दरवाजे की तरफ देखती रही। लम्हे गुजर गए मगर वो वापस न आया। दिल में खौफ भी था, बेचैनी भी और एक अनदेखी अधूरी सी किसक भी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे हुआ क्या है। अभी कुछ ही देर पहले तो अहद बिल्कुल खुश और मुतमईन नजर आ रहा था, लेकिन अचानक ही इसका रवैया बदल गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर इसके साथ क्या हुआ। सारी रात वो कमरे में वापस नहीं आया। मैं अकेली बैठी सोचती रही, कभी दरवाजे की तरफ देखती, कभी दिल में उम्मीद बांधती कि शायद अब आ जाए, मगर सुबह होने तक वो ना आया। सुबह जब मैंने कपड़े बदले और कमरे से बाहर निकली तो ये देखकर हैरान रह गई कि अहद सोफे पर सो रहा था। दिल में एक ठेस सी उठी कि मेरा शौहर अपने ही कमरे के बजाय बाहर क्यों सो रहा है। जैसे ही मैं इसके करीब पहुंची वो चौंक कर जा गया, लेकिन मुझे देखते ही फौरन मुंह फेर लिया। इसके इस रवैये ने मुझे अंदर तक जख्मी कर दिया। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी।
आहिस्ता आहिस्ता यह मामूल बन गया। मैं जितना इसके करीब जाने की कोशिश करती, वो इतना ही मुझसे दूर भागता। ना वजह बताता, ना बात करता। शादी के बाद एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर बैठी थी, मगर इसके बदलते रवैये ने मेरी दुनिया जैसे उलट पुलट कर दी। एक दिन आप ही मेरे पास आई। इनके चेहरे पर उदासी झलक रही थी। वो कहने लगी, हानिया अपना और अम्मा जी का ख्याल रखना। मैंने फौरन पूछा, आप ही आप जा रही हो क्या? उन्होंने हाँ में सर हिलाया और बताया कि बहनोई को कंपनी की तरफ से अचानक दुबई वापस जाना है। मेरा दिल जैसे बैठ गया। बड़ी हिम्मत के साथ मैंने कहा, ठीक है, मिल ही लेंगे। आप ही दुबई में ही रहती थी, बस छुट्टियों में पाकिस्तान आती थी। इनके जाने के बाद घर और ज्यादा सुनसान लगने लगा। काफी दिन यूं ही गुजरते गए, मगर अहद का रवैया जरा भी नहीं बदला। आखिरकार एक दिन मैं खुद को मजीद रोक न सकी। मैंने हिम्मत जमा की और सीधी इसके सामने खड़ी हो गई। अहद, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? आखिर मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं? मैंने लरजती हुई आवाज में कहा। वो पहले तो खामोश रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी ना करता। इसके अल्फाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगे। मेरी आंखों में आंसू तीरने लगे, लेकिन मैं अभी भी समझ ना सकी थी कि इसका मतलब क्या है। मैंने धीरे से कहा, मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया है? वो तलखे से हंसा और बोला, तुम्हारे अंदर लड़कियों जैसी कोई बात ही नहीं है। तुम मर्दों जैसी लगती हो। तुम्हारी चाल ढाल, तुम्हारा जिस्म, सब कुछ मर्दों जैसा है। मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए थी। यह कहकर वो दरवाजा जोर से बंद करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मैं साकित खड़ी रह गई। आंखों से बहते आंसुओं के साथ मैंने खुद को देखा। वाकई मेरी आदतें, मेरा अंदाज सब लड़कों जैसा था। मैं हमेशा ट्राउजर और टी शर्ट पहनती थी, मेकअप से दूर, और शायद यही सब इसकी नजर में मेरी सबसे बड़ी कमी थी। शायद इसलिए अहद मुझसे यूं दूर भागता था, क्योंकि मुझे शुरू से ही ढीले ढाले कपड़े पहनने की आदत थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद यही मेरी खामी है, इसलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं अपनी आदतें बदलूंगी। मैंने अपने जहेज के नए कपड़े निकालने शुरू कर दिए, मेकअप सीखने लगी और अपनी सास के साथ मिलकर इन्हीं के जायके के मुताबिक खाना पकाना भी सीख लिया। अब मैं हर काम इन्हीं के तरीके पर करने लगी थी। कभी किचन में खड़ी घंटों मेहनत करती, तो कभी आईने के सामने खड़ी होकर ये सोचती कि खुद को किस तरह मजीद बेहतर बना सकती हूँ। सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर मैंने खुद को बिल्कुल बदल कर रख दिया था। पहले जो मैं लापरवाह, शरारती और खेलकूद में मगन हानिया थी, अब वो कहीं पीछे रह गई थी। अब तो मैं सिर्फ एक ऐसी बीवी बन गई थी जो अपने शौहर की खुशी के लिए अपनी सारी शख्सियत कुर्बान कर चुकी थी। लेकिन अफसोस, अहद का दिल तो जैसे पत्थर का हो चुका था। वो बदला ही नहीं। रोज रात को देर से घर आता और कमरे में आने के बजाय सोफे पर लेटकर सो जाता। मैं इसके इंतजार में जागती रहती, दिल ही दिल में सोचती शायद आज वो मुझसे बात करेगा, लेकिन हर बार मेरी उम्मीद टूट जाती। मैं तड़प रही थी इसकी मोहब्बत के लिए। आखिर ये फितरी ख्वाहिश थी, मैं इसकी बीवी थी। मेरा हक था कि मैं अपने शौहर के साथ वक्त गुजारूं, इसके साथ खुशियां बांटूं, मगर अहद तो मुझे जैसे नजर ही नहीं आता था। मैंने इसकी पसंद के मुताबिक जीने की हर कोशिश की। अपनी हंसी, अपनी शौखी, अपना अंदाज, सब कुछ पीछे छोड़ दिया, मगर इसके बावजूद वो मुझसे अजनबियों जैसा सलूक करता रहा। एक रात की बात है, मैं कमरे में गहरी नींद सो रही थी कि अचानक किसी ने जोर जोर से बोलने और बहस करने की आवाजें सुनकर मेरी आंख खुल गई। आवाज बिल्कुल पहचानी हुई थी। ये अहद और मेरी सास की आवाज थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फौरन कमरे का दरवाजा खोला। बाहर आकर देखा तो सास के कमरे की लाइट जल रही थी। मैं धीरे धीरे दबे कदमों से वहां तक पहुंची। आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मेरी रूह कांप उठी जब मैंने वो अल्फाज सुने। अहद अपनी माँ से कह रहा था, मैं एक और शादी करना चाहता हूँ। ये जुमला मेरे दिल पर किसी खंजर की तरह लगा। मैं कुछ लम्हे के लिए सांस लेना भूल गई। ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली गई हो। कमरा, दीवारें, सब कुछ घूमता हुआ महसूस होने लगा। मेरी आंखों में आंसू भर आए और दिल में सिर्फ एक सवाल गूंजने लगा, क्या मेरी सारी कुर्बानियां, मेरी सारी कोशिशें बेकार थी?
मेरी सास की आवाज गुस्से से लरज रही थी। वो अहद को कह रही थी, खबरदार अहद, अगर तुमने दोबारा ये लफ्ज जबान पर लाया तो हानिया ने तुम्हारी खातिर अपनी पूरी जात बदल कर रख दी है। खाना पकाना सीख लिया, घर संभाल लिया, तुम्हारे आराम के लिए अपने शौक कुर्बान कर दिए, अपने पहनने ओढ़ने से लेकर उठने बैठने तक का तरीका बदल डाला, और तुम हो कि इस पर सौतन लाकर बिठाने की जिद कर रहे हो। लेकिन अहद का दिल जैसे पत्थर बन चुका था। इसने ठंडी आवाज में कहा, माँ आप नहीं समझेंगी, मैं हानिया के साथ मजीद नहीं रह सकता। इसमें वो बात ही नहीं जो मैं अपनी बीवी में चाहता हूँ। मैं क्या बताऊँ इसमें क्या कमी है। बस इतना जान लीजिए कि इसके साथ कोई भी मर्द अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं दूसरी शादी जरूर करूंगा। हानिया चाहे तो तलाक लेकर आजाद हो जाए और चाहे तो मेरे नाम के साथ यूं ही जी ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहकर वो दरवाजा ढकेलकर बाहर निकला, लेकिन जैसे ही मेरी तरफ नजर पड़ी वो एक पल के लिए रुक सा गया। मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी बह रही थी। वो नजरें चुराते हुए कमरे में चला गया और मैं निढाल कदमों से इसके पीछे चलती गई। मैंने लरसती हुई आवाज में कहा, अहद आज तो बता ही दो, आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो तुम्हें दूसरी शादी पर मजबूर कर रही है। वो सख्त लहजे में बोला, खुद को आईने में देखो, जवाब मिल जाएगा। मेरी रूह कट सी गई। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तो रोज आईने में देखती हूँ, मगर इंसान हमेशा अपनी नजर में अच्छा ही लगता है। तुम कहो तुम्हें आखिर कौन सी बुराई दिखाई देती है मुझ में। अहद ने एक लम्हा मेरी तरफ देखा, फिर जैसे दिल का सारा जहर निकालते हुए बोला, तुम्हारे अंदर औरतों वाली कोई कशिश नहीं है। अच्छी सूट पहन लेने से जिस्म में नरमी या नजाकत नहीं आ जाती। कभी अकेले में शीशे के सामने खड़े होकर खुद को गौर से देखना। तुम्हारा सीना बिल्कुल मर्दों जैसा चपटा और सख्त है। जब तुम्हारे पास आता हूँ तो लगता है जैसे किसी औरत के नहीं बल्कि किसी मर्द के करीब बैठा हूँ। तुम्हारी संगत में मुझे घुटन होती है और साफ कह रहा हूँ, हानिया मुझे तुमसे घिन आती है। ये अल्फाज सुनकर मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। मैं जमीन पर बैठी सोचती रही कि क्या वाकई मैं इतनी नाखुश हूँ। क्या मेरी सारी कुर्बानियां और बदलाव सब बेकार थे। आहत के ये सब अल्फाज मेरे दिल पर आखिरी बार थे। मुझे तुम्हें छूने से कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता। मेरे दिल के जज्बातों में कोई तूफान नहीं उठता। तुम्हारे पास आने को दिल ही नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं ये सुनकर जैसे पत्थर की मूरत बन गई। मेरी आंखें खुश्क थी मगर दिल रो रहा था। औरत के लिए इससे बड़ी जिल्लत और क्या हो सकती है कि इसका अपना शौहर यूं इसके वजूद को मस्तरद कर दे। अहद ने जो अल्फाज कहे वो जहर की तरह मेरी रगों में उतरते गए। वो कमी जिसका जिक्र वो बार बार करता रहा, इस पर तो मेरा कोई इख्तियार ही नहीं था, मगर इसने जिस तरह मुझे जलील किया, मेरी अना को तोड़ दिया, वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे कठिन लम्हा था। मैं पूरी रात आंखें नम किए तकिए से लगी रोती रही। ना नींद आई ना सुकून मिला। अगले दिन मेरी सास मेरे पास आई, नरमी से बोली, हानिया जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम मैके नहीं गई हो। कुछ दिन अपनी माँ के घर चली जाओ। मेरा दिल दहल गया। मैंने डरते डरते कहा, अम्मी जी अगर मैं यहाँ से चली गई तो आहत तो फौरन दूसरी शादी कर लेंगे। मेरी सास ने आह भरी और कहा, नहीं बेटी ऐसा नहीं होगा, मैं इसे समझाऊंगी। मसला यह है कि तुम हर वक्त इसके आसपास रहती हो, इसका हर काम वक्त पर करके देती हो, इसलिए इसे तुम्हारी कदर नहीं। जब तुम इसके पास नहीं रहोगी तभी इसे तुम्हारी कमी का एहसास होगा और वो तुम्हारी अहमियत को समझेगा। इनकी बात मुझे माकूल लगी। दिल ने कहा शायद यही रास्ता है, लिहाजा मैंने फैसला किया और वापस अपनी माँ के घर चली गई। वहां पहुंचते ही मैं माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने मुझे चुप कराते हुए समझा कि मैं बस दूर रहने की वजह से उदास हूँ। इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बेटी के दिल पर कितने जख्म हैं। अभी मुझे आए 1 घंटा ही हुआ था कि मोहल्ले के सारे लड़के जो मेरी ही उम्र के थे और बचपन से मेरे साथ खेला करते थे मुझसे मिलने के लिए आ गए। लेकिन अब मैं इन सब से हंसी मजाक या पुरानी शौकी के साथ नहीं मिली। मेरा अंदाज बदला हुआ था, मेरी सोच बदल चुकी थी। मैं इनसे दूरी रखते हुए बात कर रही थी। इन्हीं लड़कों में यह कयास भी था।
वही अयाज जो बचपन से मेरा साथी, मेरा मुहाफिज और मेरा करीबी दोस्त रहा था। इसे देखकर दिल की किसी कोने में अजीब सी खटक पैदा हुई, जैसे वो मेरा माजी याद दिला रहा हो और शायद आने वाले वक्त की एक नई कहानी भी। मेरी सबसे ज्यादा गहरी दोस्ती मोहल्ले में अयाज के साथ ही थी। वो भी मुझे देखने आया था। सब लड़के हस्बे मामूल हंसी मजाक में लगे हुए थे और मैं भी ऊपर ऊपर से हंस हंस कर बातें कर रही थी, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक तूफान बरपा था। आहत की फिक्र मेरे दिल को काटे जा रही थी। मैं चाहकर भी इन सब के साथ खुशी से घुल मिल ना पा रही थी। अयाज खामोशी से मुझे देखे जा रहा था। इसके लबों पर मुस्कुराहट न थी, बल्कि आंखों में फिक्र थी। जब सब लड़के चले गए तो वह आहिस्ता से मेरे पास आया और मेरे साथ बैठ गया। नरमी से बोला, हानिया बताओ ना, तुम इतनी उदास क्यों हो, क्या बात है? मैंने फौरन हंसते हुए कहा, नहीं अयाज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। मगर मेरी आवाज भारी हो गई थी और मेरी आंखों के किनारे नमकीन पानी से भर गए थे। मैं चाहकर भी अपने जज्बात छुपा ना सकी। अयाज ने मेरे चेहरे को गौर से देखा, जैसे वो मेरी आंखों के अंदर तक झांक रहा हो। वो बोला, हानिया, मुझे नजर आ रहा है तुम्हारे अंदर का दर्द। हमने बचपन साथ गुजारा है, एक दूसरे के साथ खेले हैं, हंसे भी हैं और रोए भी। तुम चाहो तो दुनिया को धोखा दे सकती हो, मगर मुझे नहीं। अब साफ साफ बताओ, क्या अहद ने तुम्हें कुछ कहा है? मैंने सर झुका लिया। इसने गुस्से से नाक चढ़ाते हुए कहा, बस तुम एक बार इशारा कर दो, फिर देखना मैं इस साले को कैसे सीधा करता हूँ। मैंने फौरन से टोका, अयाज, तमीज से बात करो, वो तुमसे बड़े हैं। अयाज ने संजीदगी से कहा, उम्र के बड़े होंगे, मगर जो तुम्हारी आंखों में आंसू ले आए वो मेरे नजदीक काबिल इज्जत नहीं। मैं तुम्हें दुख देने वाले को कभी माफ नहीं कर सकता। इसके अल्फाज मेरे दिल को अजीब सा सहारा दे गए, लेकिन फिर भी मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अयाज, वो बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, बस हालात कुछ अजीब है। मैं असल हकीकत कैसे बताती? आखिर वो मेरा शौहर था और शौहर की बुराई किसी गैर से करना मेरे उसूलों के खिलाफ था। अयाज की बहन से मेरी बचपन से गहरी दोस्ती थी। मैंने सोचा शायद वो मेरी मदद कर सकें। अगले दिन मैं दोपहर के वक्त अयाज के घर चली गई। इस वक्त अयाज अपने पापा के साथ दुकान पर गया हुआ था। इनकी कई कपड़ों की दुकानें मार्केट में थी और वो शाम को ही लौटता था। मैं जानती थी कि इसकी बहन से बात करके शायद मुझे कोई रास्ता या कोई हल मिल सके। इसलिए दिल ही दिल में हिम्मत जमा करके मैं इनके घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगी, क्योंकि अगर इस वक्त अयाज घर पर होता तो यकीनन मेरे आसपास ही मंडलाता रहता और मुझे कुछ पल की भी आजादी नसीब न होती। खुशकिस्मती से वो घर पर नहीं था, इसलिए मैं सुकून से इसकी बहन के पास जा सकी। मुझे देखते ही वो बड़ी मोहब्बत से मिली। इसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। हस्बे आदत वो फौरन मेरे हालो हवाल लेने लगी और मुस्कुराते हुए पूछने लगी, हानिया, शादी के बाद कैसा गुजर रहा है? अहद कैसा है? तुम खुश तो हो ना? मैंने होठों पर मसनवी से मुस्कुराहट सजाकर जवाब दिया, जी बिल्कुल, अहद बहुत अच्छे इंसान है और मैं भी खुश हूँ। लेकिन दिल की गहराइयों में ये झूठ मुझे अंदर से तोड़ रहा था। कुछ लम्हे खामोशी के बाद आखिरकार मैंने झिझकते हुए वो सवाल पूछ ही लिया जो बरसों से मेरे दिल पर बोझ बना हुआ था। मेरी आवाज लरज रही थी, लेकिन हिम्मत करके सब कह दिया। वो मेरी बात सुनकर संजीदा हो गई और थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, हानिया, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक लेडी डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। वो इस तरह के मसाइल का इलाज करती है, इंशाल्लाह तुम्हें फायदा होगा। इसकी बात मेरे कानों में उम्मीद की किरण बनकर गूंजी। मेरा दिल पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद अब मेरा मसला खत्म हो जाए और मेरी शादीशुदा जिंदगी फिर से संवर जाए। अगले ही दिन मैं इसके साथ डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने बड़ी नरमी से मेरा मसला सुना, फिर मुझे कुछ दवाइयाँ दी और हिदायत की कि इन्हें खाने के बाद इस्तेमाल करना है। साथ ही इसने कहा, बेटा, अच्छी खुराक खाओ, अपना ध्यान रखो, सब बेहतर हो जाएगा। घर लौटकर जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरी माँ फोन पर मेरी सास से बात कर रही थी। माँ ने फोन मुझे थमा दिया और मैंने सास से बात शुरू कर दी। मैंने धड़कते दिल के साथ आहत के बारे में पूछा। सास ने आह भरी और कहने लगी, बेटी, मैं रोज इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता, मगर तुम फिक्र मत करो,
मैं इसे जरूर राह पर लाऊंगी, तुम बस अपनी सेहत पर तवज्जो दो। इनकी अल्फाज मुझे वक्ती तसल्ली तो दे गए, लेकिन दिल के अंदर एक चुभन रह गई। मैंने सोचा था कि मेरी गैर मौजूदगी में अहद को मेरी कमी महसूस हुई होगी, शायद वो मुझे याद करता होगा, लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो तो अब भी वैसा ही था, जैसे मेरी कोई अहमियत ही ना हो। मैंने प्लेट में खाना लिया, मगर दिल की हालत ऐसी थी कि भूख ही मर गई। 2-3 निवाले जबरदस्ती खाए और फिर डॉक्टर की दी हुई दवा निगल ली, लेकिन दवा खाने के कुछ ही देर बाद मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी उतरने लगी। दिल घबरा रहा था और जिस्म में बेसुकूनी फैलती जा रही थी। मेरे सीने में अचानक एक शदीद दर्द उठने लगा, हर सांस भारी और मुश्किल महसूस हो रही थी। दिल धड़क रहा था और सीने ऐसा बोझल लग रहा था जैसे किसी ने इसे किसी पत्थर से दबा दिया हो। शायद यही वो लम्हा था जब मैंने सोचा कि ये दवा वाकई मेरे मसले का हल हो सकती है। मैंने हिम्मत जमा करके दवा खाई और जैसे ही वो मेरे जिस्म में दाखिल हुई, मेरे पसीने छूटने लगे और घबराहट ने मेरा दिल मजीद तेज धड़काया। मेरे दिल में अस्तरब के बावजूद मैं ये सब कुछ सिर्फ अहद के लिए कर रही थी, इसकी खुशी के लिए। अचानक फोन की घंटी बजी। मैंने देखा कि इस वक्त का नंबर अहद का था। कराची आने के बाद ये इसी की पहली कॉल थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने फौरन फोन उठा लिया, सोचती हुई कि शायद वो मुझे याद कर रहा हो, शायद इसे मेरी फिक्र हो। लेकिन फोन पर इसकी आवाज सुनकर मेरी दुनिया एक बार फिर तहवो पाला हो गई। तुम जो खेल मेरे साथ खेल रही हो वो बिल्कुल सही नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी माँ मुझे जायदाद से बेदखल करने की कोशिश कर रही है। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मगर अगर तुम वाकई मेरे साथ रहना चाहती हो तो अपना इलाज करो। मैं तुम्हें सिर्फ 15 दिन दे रहा हूँ, वरना तलाक ले लूंगा। और याद रखो, अगर मैं मजबूर हुआ तो ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारी जिंदगी को भी बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। रोने के अलावा कुछ भी मुमकिन न था। मैं बार बार इसका नाम लेते हुए अपने आंसू रोकने की कोशिश करती रही। अहद, अहद, ये मत करो। जैसे ही मैं फोन रखकर पलटी, पीछे एक साया सा खड़ा था। अली था। इसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। इसे देखकर फौरन अपने आंसू साफ किए। इसने परसुकून मगर संजीदा अंदाज पे पूछा, तुम्हारे शौहर का फोन था, क्या कह रहा था और तुम क्यों रो रही हो? मैंने झुंझलाकर कहा, तुमसे मतलब? तुम क्यों हर वक्त मेरे सर पर सवार रहते हो, बिना बताए मेरे कमरे में आ जाते हो? तुम होते कौन हो यहाँ मेरी इजाजत के बगैर दाखिल होने वाले? जाओ निकलो। मेरे अल्फाज में गुस्सा और खौफ दोनों झलक रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मेरे जाती मामले का इल्म पाए, ना अयाज ना कोई और। दिल चाहता था कि सब कुछ खामोशी से खत्म हो जाए, लेकिन दिल की बेचैनी और खौफ ने मेरे अंदर हलचल मचाई हुई थी। इसलिए मैंने अयाज से सख्त और खरी खरी बातें की। मेरा गुस्सा देखकर वो थोड़ा रुक सा गया और बोला, तुम मुझसे कोई बात छुपा नहीं सकती। मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे शौहर का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। मैंने फौरन सख्त लहजे में कहा, ये मियाँ बीवी का मामला है, तुम होते कौन हो के बीच में बोलो? खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, यहाँ से जाओ। मैंने इसे धक्का दिया और कमरे से बाहर निकाल दिया, फिर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दिल धड़क रहा था, लेकिन मैंने सामने रखी हुई दवाइयों पर नजर दौड़ाई और वो टैबलेट एक साथ निगल दी। दिल ही दिल में सोच रही थी कि शायद ये दवा मेरे मसले का हल हो और मेरे घर को टूटने से बचा ले। मगर जैसे ही दवाई असर करने लगी, घबराहट ने मेरी पूरी हालत बिगाड़ दी। मेरी माँ ने मेरी हालत देखकर फौरन परेशानी जाहिर की। चूंकि मेरे वालिद घर पर नहीं थे और बाकी सब अपने घरों में मसरूफ थे, इसलिए माँ ने फौरी तौर पर अयाज को बुला लिया और इसके साथ मुझे हॉस्पिटल ले गई। 3 दिन तक खाया हुआ कुछ भी हजम नहीं हो रहा था। लेडी डॉक्टर ने मेरी हालत देखकर फौरन कहा, ये दवा बहुत तेज है और इसके साइड इफेक्ट्स भी शदीद हैं। ये आपके गुर्दे भी मुतासिर कर सकते हैं। ऐसी दवाई और ऐसी जाली डॉक्टरों के पास जाकर अपनी जिंदगी को खतरे में न डालें। फिर वो मुझसे पूछने लगी कि मैंने ये दवा क्यों इस्तेमाल की। मैं रोते हुए इसे सब कुछ बता दी। डॉक्टर ने नरमी से मुझे समझाया, बेटा ये सब कुछ खुदा के हाथ में है। इंसान को जो जिस्म दिया जाता है वो इसी की मर्जी के मुताबिक होता है। अक्सर लड़कियों को यह मसला होता है, लेकिन जो मर्द इज्जत देने के बजाय इसका मजाक उड़ाते हैं।
وہ اس قدر تکلیف دہ رویہ رکھتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ مسئلہ اکثر خود بخود حل ہو جاتا ہے، بس تم اپنی صحت کا خیال رکھو اور صبر سے کام لو۔ میں نے اس کی باتیں سن کر دل ہی دل میں امید پیدا کی، شاید واقعی وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے اور میری زندگی دوبارہ سنور سکے۔ اگر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہوتا، تمہارے ساتھ میاں بیوی والا رشتہ قائم رہتا اور تم اپنے کھانے پینے کا دھیان رکھتی تو تمہارا جسم خود بخود سنورنے لگتا، اور ویسے بھی تم اتنی بری نہیں لگتی۔ یقیناً تمہارا شوہر یا تو دماغی مریض ہے یا بہت گھٹیا سوچ کا مالک ہے۔ یہ الفاظ میری ماں نے کہا اور میں ماتھے پر بل ڈالے سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ دل میں ایک عجیب سا درد اور شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ گھر آتے ہی ایاز نے میری ماں کو بیٹھ کر سمجھایا کہ میری دوائی کس طرح استعمال کرنی ہے، اور پھر خاموشی سے واپس چلا گیا۔